Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Knee expert. Today the topic that we are going to discuss on are knee problems and deformities in children. हम सभी के लिए बच्चों को जब कोई भी तकलीफ होती है और जब स्पेसिफिकली व्हेन दैट प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू नी, जब उनके वॉकिंग में, उनमें चलने में या फिर उनको घुटने के या जोड़े की कोई विकृति होती है, वो समय सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है फॉर अ पेरेंट. एंड इसीलिए हमें बहुत सारे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट आई थी कि पराग सर, क्या बच्चों के विकृतिज या डिफॉर्मिटीज एंड प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सकते हैं. सो इसीलिए इस बार वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नी प्रॉब्लम्स एंड डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन. ये टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए पराग सर ने आज हमारे साथ रिक्वेस्ट किया है डॉक्टर संदीप पटवर्धन, इनको भी ज्वाइन करने के लिए. सो आई वुड लव टू वेलकम बोथ ऑफ यू, डॉक्टर पराग संचेती, who's the internationally reclaimed knee expert, and Dr. Sandeep Patwardhan, who's a pediatric orthopedic expert. Thank you so much, Sandeep sir and Parag sir, for joining us today. Thank you. So, ये हमें बहुत बार लोगों से ये पूछा गया कि जब नी के बारे में हम बात करते हैं, आज तक हमने हमेशा सिर्फ डी जनरेशन मतलब एल्डरली लोगों में होने वाले नी प्रॉब्लम्स के बारे में किया है, स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में बात की है. सो आपके पास कितना कॉमनली छोटे बच्चों के नी के प्रॉब्लम के लेके लोग संचेती हॉस्पिटल में आते हैं और ये प्रॉब्लम्स कितने कॉमन है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता था. Thank you. First of all, welcome to everybody who have joined the program. मैं आज आपका ये मीट द नी एक्सपर्ट प्रोग्राम की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं. आज हमने थोड़ा सा एक अलग सा एक प्रयोग किया है. हमेशा हमने, जैसे डॉक्टर सौरभ ने कहा, कि हम बात करते हैं नी रिप्लेसमेंट, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने के जो एडल्ट्स में जो घुटने के प्रॉब्लम आते हैं उसके बारे में हम करीब 11 से 12 एपिसोड कर चुके हैं पिछले एक साल में. तो कई रिक्वेस्ट ऐसे आई कि बच्चों में जो प्रॉब्लम होते हैं घुटने के, उसका क्या है, क्योंकि बच्चों के घुटने के प्रॉब्लम और एडल्ट्स के जो प्रॉब्लम है उसमें बहुत सारा फर्क है. एडल्ट्स में हम ज्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, मेनिस्कल इंजरीज, एसीएल इंजरीज, ऐसे प्रॉब्लम ज्यादा देखते हैं. पर बच्चों में थोड़े से ये जो घुटने के प्रॉब्लम आते हैं वो अलग तरीके के हैं. हम कई बार नॉक नीज, बो लेग्स, हमारा पैर के कुछ व्यंगत्व देखते हैं, हिप जॉइंट कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज देखते हैं, कंजेनाइटल नी डिफॉर्मिटीज जो बर्थ से होते हैं. कई बार पैर थोड़े से टेढ़े होते हैं जो कंजेनाइटल टैलिपस इक्वाइनोवायरस, सीटीवी बोलते हैं. ऐसे बहुत सारे डिफॉर्मिटीज बच्चों को हम बच्चों के पैरों में, घुटने में हम देखते हैं. तो इसलिए हमने सोचा कि आज का जो ये प्रोग्राम है वो इसी पे डेडिकेट किया जाए. तो हमने सोचा कि ये टॉपिक पे बात करने के लिए सबसे बेहतर कौन होंगे इंडिया में. तो एक ही नाम सामने आया है, डॉक्टर संदीप पटवर्धन. डॉक्टर संदीप पटवर्धन जो है वो खास बच्चों के जो व्यंगत्व है, अपर लिम, लोअर लिम, उसके वो एक्सपर्ट है. और गए 26 साल से वो पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स की ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनका जो तजुर्बा है वो बहुत ज्यादा इन प्रॉब्लम में है. उनको कई देशों में, कई जगह में लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता है. उनके पास जो पेशेंट्स आते हैं पुणे में संचेती हॉस्पिटल में, वही वो महाराष्ट्र के बाहर से भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं और उनका जो एक्सपीरियंस है वो आज हम सुनेंगे कि जो बच्चों में घुटने के डिफॉर्मिटीज है, पैरों के डिफॉर्मिटीज है, वो क्या होते हैं, वो कैसे ठीक हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते. आज के नए टेक्नोलॉजी में, नए एरा में क्या अभी मॉडर्न टेक्निक्स है जो हम घुटने के डिफॉर्मिटीज ठीक कर सकते हैं. तो मैं आज डॉक्टर संदीप पटवर्धन को मीट द नी एक्सपर्ट ये कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूं और उनसे दरखास्त करता हूं कि वो हमें थोड़ा सा नॉलेज दे, बताए कि बच्चों में क्या नी डिफॉर्मिटीज होते हैं, क्या व्यंगत्व होता है, उसका डायग्नोसिस कैसे करना, उसको पहचानना कैसे माँ पिताजी ने, और उसका इलाज हो सकता है तो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है तो क्या ट्रीटमेंट है. तो हम सुनेंगे पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट डॉक्टर संदीप पटवर्धन से. डॉक्टर संदीप जी, प्लीज. थैंक यू. नमस्ते.
शुरुआत में ही मैं अपनी तरफ से संचेती हॉस्पिटल, डॉक्टर पराग संचेती, नी एक्सपर्ट और सौरभ साने का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझे आपने मौका दिया कि बच्चों में जो व्यंगत्व होता है कूल्हे में और घुटने में, जिसकी वजह से उनको आगे चल के तकलीफ होने की गुंजाइश है, उसको कैसे ट्रीट किया जाए, ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं, और करे तो कैसे करे। क्योंकि जब अगर बच्चे के पैर टेढ़े रह गए तो बड़ेपन में उसके ऊपर असमतोल भार पड़ने की वजह से घुटना घिस जाता है और डैमेज हो जाता है, और फिर आपको पराग संचेती साहब के पास जाके घुटने बदलवाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप छोटी उम्र में ही उसको सीधा कर दे तो शायद वो नौबत ही ना आए। तो आपकी इजाजत से मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज सर। को होस्ट करा थे ना। ओके, सो ये कुछ स्लाइड्स है जिससे मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों में जो व्यंगत्व होता है वो किस तरह का होता है। सो अगर आप देखोगे क्रुकेड लिम्स बहुत सारे बच्चों में डेवलपमेंटल होते हैं, यानी जैसे बच्चा बढ़ता है, जैसे हमारे दांत आते हैं वैसे हमारे पैरों की जो ग्रोथ है यानी लंबाई जैसे बढ़ती है, तो पैरों का शेप उम्र के साथ बदलते जाता है। तो ये 5-6 कॉमन कंडीशंस है जो देख के पेरेंट्स, माता पिता कॉमनली हमारे पास आते हैं ओपीडी में पूछने के लिए कि मेरे बच्चे टेढ़े चल रहे हैं, या उनको दर्द हो रहा है, या इससे कोई दर्द होने की गुंजाइश है या उम्मीद है, तो उनको टेंशन होता है कि मेरा बच्चा विकलांग तो नहीं होगा। तो ये सब मामले लेके वो आ जाते हैं। उसको बोलते हैं बो लेग्स, नॉक नीज, इन टो, आउट टो, कॉमनली फ्लैट फुट, और रेयरली समथिंग व्हाट वी कॉल मिजरेबल मैलअलाइनमेंट सिंड्रोम, जहां मल्टीपल डिफॉर्मिटीज हो सकते हैं। सो आपको हमेशा ये सवाल पड़ते हैं कि नॉर्मल क्या है, उसकी जांच कैसे करी जाए, ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं, कोई पट्टा चढ़ा के ठीक तो होगा, या ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, और कब पड़ेगी और कैसे करोगे। तो पहले आपको जानना चाहिए कि पैर की नॉर्मल डेवलपमेंट कैसे होती है। तो पैदाइशी सारे बच्चों में हल्का सा बोलेग होता है जो तकरीबन 18 महीने तक रहता है। ये पेनलेस होता है, चलने की क्रिया जैसे बच्चों की शुरू होती है, वो खड़े रह के चलना शुरू करते हैं तो आपको नजर पड़ता है। इसलिए जब बच्चा चल नहीं रहा, बच्चों में पैर का शेप कोई ज्यादा दिखता नहीं है, अनलेस कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट है। अगर व्यंग है लाइक सीटीवी या नी डिसलोकेशन तो वो तुरंत पता चल जाता है। लेकिन ये डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, यानी जैसे आप बड़े होते हो कुछ चीजें पेरेंट्स की ध्यान में आती है। तो जैसे मैंने बताया 18 महीने या 2 साल तक नेचुरल पैर में एक बो होता है, और वो कम ज्यादा होता है। अगर बच्चा जल्दी चले, वजन ज्यादा हो, नरम हड्डी पे ज्यादा चलना हो, या पैर में थोड़ा सा घुमाव हो, या कूल्हे से वो उल्टा बैठता हो, तो वो बोल जरा ज्यादा लगता है नॉर्मल से ज्यादा, लेकिन होता नॉर्मल है और उम्र के साथ वो सीधा होते जाता है। फिर 3-4 साल में पैर बाहर की तरफ घूमता है, तो उसको नॉकनी कहते हैं, और वो तकरीबन 7-8 साल तक नॉर्मल एडल्ट अलाइनमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं उसकी तरफ मुड़ जाता है। और 10 साल के करीब तो आपका पैर नॉर्मल अलाइनमेंट में होना जरूरी है, यानी खुबा, घुटना और पंजा एक लाइन में होना चाहिए, ताकि आप जब चलते हैं तो आपकी चाल भी सही रहती है और उसमें भार जो पड़ता है वो समतोल पड़ता है, तो उसमें घर्षण या अति ज्यादा प्रेशर पड़ने से दर्द महसूस नहीं होता। तो ये कुछ इंडियन स्टडीज हैं जो भारत के बच्चों पे की हुई है, और उन्होंने बताया है कि पैरों का मेजरमेंट लेके ये तय किया जा सकता है कि ये जो आपका पैर में टेढ़ापन है या घुमाव है वो नॉर्मल है, या उसमें आपको ज्यादा और इन्वेस्टिगेशन लाइक एक्सरे, सीटी स्कैन वगैरह करने की जरूरत है। तो उन्होंने ये दिखाया है कि क्लिनिकल मेथड्स यानी टेप से पैर का मूल्य मापन करना ये सबसे कॉमन है। तो ये एग्जाम्पल है जहां पैरों का हम लोग पट्टी लेके मूल्य मापन करते हैं, दोनों घुटने में एंगल क्या है, दोनों एड़ियों के बीच में अंतर क्या है, नौकनी में, बोलेग में, और फिर हम लोग तय करते हैं कि एक्सरे की जरूरत है या नहीं है। आजकल क्या हो रहा है, हमारे लॉकडाउन में भी बच्चे घर बैठे बैठे मोटे होते गए, उनकी क्रिया, बाहर खेलना कूदना सारा बंद हो गया। तो
चीजें बहुत हाथ से बाहर हो गई है, और ये अमेरिकन स्टाइल हमारे बच्चे भी काफी मोटे होते जा रहे हैं और उसमें बो लेग्स और नौकरी का प्रॉब्लम बढ़ गया है। तो ये प्रॉब्लम्स हमको ज्यादा नजर आ रहे हैं। कॉमन कारण जब बीमारी होती है अदर देन नॉर्मल बो लेग्स है, एक बीमारी है जिसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, जैसे मैंने अभी बताया, उसको बोलते हैं रिकेट्स। दूसरी एक बीमारी है जिसमें ज्यादा भार पड़ने की वजह से घुटने की नीचे की हड्डी, जिसको हम टिबिया कहते हैं, उसमें ग्रोथ बंद हो जाती है, या फिर जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है। तो ये एक्सरे मैं कुछ आपको बता रहा हूं, जहां पे आप देख रहे हैं कि पहला वाला एक्सरे जो है वो नॉर्मल है, दूसरा वाला एक्सरे है उसमें रिकेट्स के कोई बदलाव दिख रहे हैं यहाँ पे, जहां विटामिन डी डेफिशिएंसी की मात्रा कम हो गई है। और ये तीसरा वाला जो है, जो एक ही पैर टेढ़ा हो गया है, जहां पे प्रेशर पड़ने से ये ग्रोथ डिफेक्ट हो गया है और एक तरफ से ही पैर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ से टेढ़ा होते जा रहा है। जब रिकेट्स पता चलता है एक्सरे पे, तो हम लोग कभी खून का जांच भी करवा लेते हैं, ये प्रमाणित करने के लिए कि ये सिर्फ डाइटरी डेफिशिएंसी है या और कोई जेनेटिक कॉज है, और उसको दवाइयां दी जाती है। नॉर्मली दवाई देने के बाद जब रिकेट्स ठीक हो जाता है तो अपने आप जो पैर का टेढ़ापन है वो सीधा हो जाता है। ये कुछ एक्सरे है जिसमें आपको दिखता है, इसको हम लोग क्लासिकली कपिंग बोलते हैं। कप की तरह हड्डी पतली होने के कारण प्रेशर पड़ने से वो मुड़ जाती है और ऐसे फिर नजर आता है कप की तरह। तो जब नजर आता है, फिर हम लोग दवाइयां देते हैं और फिर वो भर जाता है और एकदम शार्प हो जाता है, जैसे आप इस एक्सरे में देख रहे हो। तो ये ठीक हो जाता है, और ठीक होने से पैर का जो शेप है वो स्वाभाविक रीति से अपने आप, जैसे आप बड़े होते हो वैसे सीधा हो जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा डरने की भी कोई बात नहीं होती, और अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट से ये ठीक हो जाता है। दूसरा मामला है टॉर्शन। टॉर्शन यानी एक्चुअली पैर लगता है कि वो बेंट है या बो है, लेकिन उसमें एक्चुअली घुमाव होता है, और ये घुमाव होने के कारण पैर ज्यादा दिखता है, बेंड है। उसको जांचने के लिए जब आप बच्चे को पेट पे सिलाते हो और ऊपर से पंजा देखते हो, तो आपको दिख रहा है कि राइट साइड का पंजा और कूल्हे का अलाइनमेंट इस तरफ है, लेकिन लेफ्ट वाला अंदर की तरफ ज्यादा घुमाव है, और वो घुमाव वाला पैर फिर आपको टेढ़ा लगता है। अगेन ये प्रॉब्लम मामूली होता है, इसको हम लोग थाई फुट एंगल बोलते हैं। ऊपर से देखना होता है, नॉर्मल बाहर की तरफ होता है। जब टॉर्शन या घुमाव होता है तो अंदर की तरफ घुमा हुआ होता है, और सर्वसाधारणपणे ये भी 6-7 साल तक, जैसे आप बड़े होते हो, ये फिजियोलॉजिकल होता है, और वो धीरे धीरे अपने आप ही सीधा हो जाता है। सो ये देख रहे हैं आप, ये एग्जाम्पल है, 18 महीने में ये बच्चे का पैर अपने आप सीधा हो गया। लेकिन इनको मॉनिटरिंग की जरूरत है, यानी आपको 6 महीने में एक बार हमको आके बताना है और जांचना है, क्योंकि हम लोग वो मूल्यमापन जो करते हैं उसमें कुछ पैरामीटर्स है। अगर वो 4 साल की उम्र में एड़ी के बीच में का अंतर 10 सेंटीमीटर से ऊपर चला गया, या घुटने के अंदर का अंतर 10 सेंटीमीटर से ऊपर चला गया, तो कुछ करने की जरूरत आन पड़ती है। जैसे इसमें अभी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जब ये इतना बढ़ जाता है तो इसको अपने आप पूरी तरह ठीक होने की सिर्फ दवाई में क्षमता नहीं है, और बच्चे उछल कूद काफी करते हैं, तो पट्टा चढ़ाने से भी ये ठीक नहीं हो पाता, या ब्रेस लगाने से, क्योंकि बच्चा ब्रेस पहनता ही नहीं है। आप देते हो बड़े शौक से, आपको लगता है कि हम इसको सीधा कर देंगे, बच्चा हार्डली कभी पहनता है इसको, बिकॉज उसको दर्द नहीं है और उसको लगता है ये क्या मुझे बांध के रख दिया है, तो वो रोते हैं, निकाल देते हैं। तो काफी सारे पेरेंट्स ब्रेसेस खरीद तो लेते हैं लेकिन पहना नहीं पाते, तो उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये आप देख रहे हैं, ये 2000 साल का एक्सरे है, करीबन 21 साल पहले वाला एक्सरे मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम लोग इसको छोटे छोटे कट्स लेते थे, ऐसे हड्डी काट के उसको सीधी करके वायर और प्लास्टर से हमने इसको सीधा कर दिया है। तो इस तरीके से ये पैर सीधा हो गया इस बच्चे का। लेकिन आज हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, हम लोग नई एक तकनीक यूज करते हैं, ये 2007 के बाद जो आई है दुनिया में, डॉक्टर पीटर स्टीवंस के द्वारा, जिसका खोज किया गया था यूटा अमेरिका से, जिसमें हम लोग जैसे दांत टेढ़े आते हैं तो डेंटिस्ट ब्रेसेस चढ़ाते हैं ताकि आगे की ग्रोथ होने के साथ पैर सीधा हो। तो हम लोग हड्डी पे भी ऐसे क्लिप बिठा सकते हैं। तो ये हड्डी पे क्लिप बिठाने से जो टेढ़ा बढ़ रहा है पैर, उसको एक तरफ से हम लोग दबा देते हैं, दूसरी तरफ से ग्रोथ होती रहती है और पैर सीधा हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करके बच्चों के पैर सीधे करते हैं। ब्लाउन्स डिजीज जैसे मैंने बताया, वो और नॉर्मल बो लेग्स में कभी कभी अंतर करना मुश्किल हो जाता है, तो इसमें भी हम लोग
एक एंगल मेजर करते हैं जिसको मेटाडायफिशियल एंगल बोलते हैं। वो अगर 11 के ऊपर हो तो वो एबनॉर्मल है, और फिर उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं हर 3 महीने में। तो ये आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं, जहां पहले ये एक्सरे में लग रहा था कि ब्लाउन्स डिजीज है, लेकिन एंगल सही था, तो हम सिर्फ रुके और जैसे लंबाई बढ़ी ये बच्चा ठीक हो गया। तो ये 6-7 साल में अपने आप ठीक हो गया। तो ये कुछ एंगल्स मेजर करना कभी कभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ब्लाउन्स डिजीज है, ये इंप्रूव नहीं होने वाला है, बिकॉज एक ही पैर में है और ये अफ्रीकन लड़की है। जैसे पराग सर ने बताया, अंतरराष्ट्रीय भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो उनको ये जब डिफॉर्मिटी हो जाती है, फिर हम लोग ये, मैंने जैसा आपको बताया, हड्डी काटने का ऑपरेशन करने के बजाय हम लोग इसको गाइडेड ग्रोथ बोलते हैं। तो इसको क्लिप बिठाते हैं, और क्लिप लगाने से हम लोग बढ़ती उम्र में एक तरफ की हड्डी की ग्रोथ कंट्रोल कर लेते हैं, रोकते हैं थोड़ी सी, और फिर अपने आप जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है, आप देख रहे हो कि ये पैर अपने आप धीरे धीरे जो टेढ़ा था वो सीधा हो गया। तो ये छोटा सा ऑपरेशन है, हल्का सा ऑपरेशन है, जिसमें बहुत ज्यादा काट छाट नहीं है, हड्डी तो कटती नहीं है, सिर्फ ग्रोइंग एंड में एक क्लिप बिठाया गया है और यहाँ से ये सीधा होता है। कभी कभी हमको बोन काटना भी पड़ता है, अगर लेट आता है बच्चा तो उसके एंगल्स करेक्ट करने के लिए। अगर ऐसे बच्चों को ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए तो फिर वो घुटना जरूर खराब होता है और फिर उनको ऑपरेशन लगता है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम लोग ने गाइडेड ग्रोथ और ऑस्टियोटॉमी कंबाइन किया हुआ है, और ये पैर सीधा होते जाता है, और बाद में हम लोग उसको लंबे तक मॉनिटर करते हैं, क्लिप्स निकालने के बाद भी जांचने के लिए कि इसकी ग्रोथ सही हो रही है या नहीं। अभी ये एक बच्चा है जिसमें बहुत ही ज्यादा ब्लाउन्स डिजीज मोटापे के कारण होने से बढ़ती उम्र में घुटने का स्लोप बहुत ही खराब हो गया था। तो इस स्थिति में हम लोग को मेजर सर्जरी करनी पड़ती है, जिसको डबल ऑस्टियोटॉमी बोलते हैं, और हड्डी काट के प्लेट बिठा के दोनों तरफ से हमने इसको सीधा कर दिया। तो ये डबल ऑस्टियोटॉमी का चित्र है। एक मिनट, सॉरी, कुछ ओके। सो ये पैर जो इतना टेढ़ा था वो हम पूरी तरह उसको सीधा कर सके। तो ये ऐसे ऑपरेशंस की कभी कभार जरूरत पड़ती है, और ये डिस्प्लाजिया है, जेनेटिक फॉल्ट है, रिकेट्स नहीं है, लेकिन इसमें भी हम लोग ग्रोथ मॉड्यूलेशन, एकॉन्ड्रोप्लेजिया, छोटा हाइट का बच्चा है, टेढ़ापन है, तो हम लोग क्लिप बिठाते हैं और फिर पैर सीधा करके देते हैं, और फिर हाइट बढ़ाने के लिए भी कुछ उपाय योजना करते हैं। सो ये बोलेक्स के बारे में मैं थोड़ा जानकारी आपको दे रहा था। नॉक नीज में भी ऐसे ही होता है, काफी हद तक ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल होता है, कभी रिकेट से होता है और कभी ग्रोथ स्पर्ट में एबनॉर्मल ग्रोथ से होता है, जिसको हम लोग इडियोपैथिक कहते हैं। सो अगर दर्द है, पेन है, स्टिफनेस है, एसिमेट्री है, लिम्ब डिस्क्रिपेंसी या लिगामेंट्स बहुत ज्यादा लूज है, तो हम लोग पैथोलॉजी सस्पेक्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, हार्मोनल स्टडीज करवाते हैं ताकि वो जांचा जाए। और ये मल्टीपल कॉजेज है जहां नॉकनी हो सकता है, लेकिन काफी हद तक ये फिजियोलॉजिकल होता है या इडियोपैथिक, यानी कभी कारण नहीं पता चलता। और जैसे मैंने बताया, 3 इंच से ज्यादा इंटरमैल्यूलर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर से जब ऊपर चला जाता है, इसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। और ये कॉमन एग्जाम्पल है, आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा टेढ़ापन है, दोनों एड़ियों के बीच में अंतर 18-19 सेंटीमीटर के करीब है। तो हमने क्लिप लगा के फिर अंदर की तरफ से रोक दिया और फिर पैर सीधा हो गया 12 महीने में। आप देख रहे हैं रिमार्केबली सीधा हो जाता है। ये और एक है डाउन सिंड्रोम, जिसमें ऐसे होता है टेढ़ापन, क्लिप लगाने से पैर सीधे हो गए। तो हम लोग छोटे छोटे ऑपरेशंस करके करेक्शन ला सकते हैं। ये एक ही पैर एक्सोस्टोसिस है इसलिए टेढ़ा हो गया, फिर उसको क्लिपिंग करके आप देख रहे हो कि वो सीधा हो गया। कभी कभी रिकेट्स से भी डबल डिफॉर्मिटी है ये, जहां घुटना भी टेढ़ा है और एड़ी की के ऊपर की हड्डी, नड़गी की हड्डी जिसको हम लोग टिबिया बोलते हैं, वो आगे की तरफ बेंट है। तो उसको बोन काट के नेल लगाया, इन एडिशन टू दैट हमने क्लिप्स लगाए और ये पैर सीधा कर दिया। तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये डिस्प्लाजिया का केस है जहां पे पैर गलत तरीके से बढ़ रहे हैं, क्लिपिंग करने से और डीरोटेशन ऑस्टियोटॉमी करने से इसको सीधा कर दिया। तो ये मैच्योरिटी के पहले करने वाला ऑपरेशन है। अगर बच्चा मैच्योर हो जाए, लड़कियों में स्पेशली अगर उनकी माहवारी शुरू हो जाए और ग्रोथ खत्म हो जाए, जो हम लोग एक्सरे, कोनी का एक्सरे लेके, एल्बो का एक्सरे लेके जांच सकते हैं और फिर हम लोग डिसाइड करते हैं। अगर वो बच्चा मैच्योर हो गया तो हमको ऑस्टियोटॉमी यानी बोन कट करना पड़ता है।
तो ये ओपन वेज ऑस्टियोटोमी हमारा खुद का डिजाइन किया हुआ ये प्लेट यूज करते हैं, एंगल चेंज करके फिर ये टेढ़ा पैर हमें से सीधा करवा देते हैं। मोटापा होता है, मैंने बताया आपको, उसके वजह से ये बहुत ज्यादा होता है, फिर थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग प्लेट लगाना पड़ता है, लेकिन सीधा तो करके देते हैं हम। तो ये पॉसिबल है। अगर ये ऐसे ही छोड़ दे तो बड़ेपन में प्रॉब्लम्स आते हैं। ये अलग अलग सिंड्रोम्स है जिसमें दांत खराब है, उंगलियां ज्यादा है और पैर इतने टेढ़े हैं। ये बहुत एक्सट्रीम केस है, ये रेयर है, इसको आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से। लेकिन इसको भी हम लोग काफी ऑपरेशन करके सुधार सकते हैं ताकि पैर सीधा किया जाए और आगे की जिंदगी और चाल ठीक से रहे। ये 4 साल के बाद उसी लड़की का फोटो है। इन टो आउट टो, जैसे मैंने आपको बताया, पैर घुमाओ, पैरों में घुमाओ, तो काफी बच्चों में बच्चे उल्टी मांडी डाल के बैठते हैं और उनके सांधे अति लवचिक यानी बहुत ज्यादा लचीले होते हैं। तो ये लचीलापन नॉर्मल चीज है, लेकिन उससे होता क्या है, चाल बिगड़ती है। तो ये उल्टा बैठते हैं तो चलने में उनका पैर अंदर की तरफ घूम जाता है। कभी कभी पंजे में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जांचना जरूरी है तपास के बाद कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे है, कूल्हे में है, घुटने में है, पंजे में है, और फिर इसको कैसे टैकल किया जाए। आउट तो बाहर की तरफ पैर का घुमाव, ये फ्लैट फुट और स्लिप कैपिटल एपिफिसिस से होता है, जहां अगेन मोटापेपन में खूबे से, ये कूल्हे का प्रॉब्लम है जहां खूबे से बॉल स्लिप कर जाता है, फिर उसको हमको ऑपरेशन करके नॉर्मल की तरफ लाना पड़ता है। यहाँ ऑपरेशन जरूरी होता है, नहीं तो खूबा डैमेज करके कृत्रिम सांधारोपण करने की नौबत आ सकती है। फ्लैट फुट काफी हद तक हार्मलेस, बिनाइन होता है और इसमें हम लोग को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये मोबाइल फ्लैट फुट है, ये पेरेंट्स को काफी सताता है। उनको लगता है हमारे बच्चे में कोई व्यंग है। तो ये हाइपर मोबाइल फ्लैट फुट कैसे जांचा जाए? उंगली को सिर्फ ऊपर खींचने से आप देखेंगे कि आंच तैयार हो जाता है। नॉर्मली जब बच्चा वजन डालता है पैर पे तो वो फ्लैट लगता है, क्योंकि उनके सारे सांधे लचीले हैं। तो टिप टो करने पे आप अगर आंच देख सकते हो या अंगूठा उठाने पर, तो ये नॉर्मल है। 20% बच्चों का बॉडी ज्यादा लचीला होने के कारण फिजियोलॉजिकल पेनलेस फ्लैट फुट होता है। उनकी मोबिलिटी नॉर्मल होती है और उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें जूते या आर्च सपोर्ट का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। कुछ देने से वो सीधा नहीं होता, ये नॉर्मल है और उसको हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये पेनलेस होता है 99% ऑफ द टाइम्स, लेकिन अगर पेनफुल है और स्टिफ है, रिजिड है, तो उसको जांचने की जरूरत है। इसमें सिर्फ होता क्या है, फ्लैट फुट में जूते जल्दी घिस जाते हैं। तो जूते जपने के लिए हम लोग आंच सपोर्ट लगा सकते हैं, लेकिन आंच बनता नहीं है अगर ये फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है। सो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हम लोग कुछ करते नहीं है। अगर फुट पेन या स्ट्रेन हो रहा है तो आंच सपोर्ट देते हैं, फिजियोथेरेपी देते हैं। तो ये कुछ स्टडी करे थे लोगों के, हमेशा मन में लोग आके पूछते हैं अगर मेरे बच्चे को आर्मी में जाना है तो क्या होगा। तो ये कुछ आर्मी के स्टडीज है जो मैंने यहाँ डाले हैं कि कैनेडियन आर्मी में उन्होंने तपास किया था और उन्होंने बताया कि फ्लैट फुट से कोई डिसेबिलिटी नहीं होती। और इंडियन स्टडीज डॉक्टर बेंजामिन जोसेफ ने मणिपाल में किए थे 2 बार, 92 और 95 में, जहां 2300 बच्चों का और एडल्ट्स का उन्होंने जांच किया और उन्होंने बताया कि ये एसिम्प्टोमेटिक यानी पेनलेस और हार्मलेस होता है और ट्रीटमेंट ना करने से कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार शू मॉडिफिकेशन दे सकते हो और रेयरली सर्जरी लगती है। सो ये आर्च सपोर्ट, एक्सरसाइज, सिलिकॉन जेल पैड्स या स्पेशल शूज करा सकते हैं। टेक्सास में भी स्टडी की, उन्होंने देखा कि 3 साल के बाद जूते देके कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये कंट्रोल ग्रुप के साथ कंपेयर किया, जूतों अलग अलग जूते देके, और उन्होंने बताया कि कंट्रोल ग्रुप और ट्रीटमेंट ग्रुप कोई फर्क नहीं है। तो ट्रीटमेंट से बेटर रिजल्ट नहीं आता, सिर्फ मानसिक समाधान है कभी कभार बच्चों का, के पेरेंट्स का या दादा दादी का, कि हमने कुछ किया है। सर्जरी कब करनी पड़ती है? अगर ये स्टिफ है तो ये कभी कभी ना बच्चों की पैरों में हड्डियों में गैप होने के बजाय वो एक दूसरे से जुड़ी मिलती है, तो उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी जो होनी चाहिए, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ये नॉर्मल फ्लेक्सिबल फुट है और ये ऑपोजिट साइड जो पेनफुल है आप देख रहे हैं, इसमें मोशन ही नहीं है। मैं घुमाने पर ये घूम नहीं पाता और एक्सरे में मुझे नजर आ रहा है कि ये हड्डी, एडी की हड्डी जो कैल्केनियम है, वो नेविकुलर बोन को चिपकी हुई है या फंसी हुई है। तो वो हम लोग काट के अगर सेपरेट करके गैप क्रिएट कर दे, इसको हटा के, तो फिर नॉर्मल की तरह हम लोग उसमें मोबिलिटी ला सकते हैं। ये ऑपरेशन के बाद है जहां हम मोबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि अब ये फ्लेक्सिबल हो गया। तो ये सर्जरी करके ठीक किया जा सकता है। कभी कभी ये वर्टिकल टेलर्स का मामला है, ये पैदाइशी है।
यहाँ पे फ्लैट फुट होता है लेकिन हड्डी पंजे से बाहर आई हुई है नीचे की तरफ, तो उसको ऑपरेशन करके ठीक कर दिया। और कभी कभी हम लोग बोन प्लग लगाते हैं, आर्थ्रोअरेसिस बोलते हैं, और आर्थ्रोअरेसिस करके हम लोग आज रिक्रिएट करते हैं, ओवर मोबाइल होगा तो ये बोन ब्लॉक प्रोसीजर है, ये भी करते हैं कभी। सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों में हमको ये काफी करना पड़ता है। आप देख रहे हैं इसका पंजा यहाँ से बाहर निकला हुआ है और चलने में बैलेंस नहीं कर पाता है, एड़ी उठी हुई है। तो ऐसे बच्चों में हम लोग ये सर्जरी ऑफर करके हम लोग बोन ब्लॉक करके उसको ठीक करते हैं, तो उसका पैर भी समतोल हो जाता है, बैलेंस सुधर जाता है और बहुत अच्छी तरीके से फिर बच्चा चल सकता है। तो ये एग्जाम्पल्स है जहां फ्लैट फुट का करेक्शन किया हुआ है ट्रिपल सी ऑस्टियोटॉमी करके, और काफी हद तक हम लोग ये करेक्शन कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल है, ये बहुत एक्सट्रीम फ्लैट फुट है जिसको सर्जरी से मैंने करेक्ट किया हुआ है। और ये मैल अलाइनमेंट सिंड्रोम अगर पेनफुल है तो कभी कभार हम लोग मल्टीपल लेवल सर्जरी करके ठीक कर सकते हैं। सो इसके बाद मैं रुकता हूं, कोई आपके सवाल हो तो हम लोग जरूर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर संदीप जी, बहुत ही बेहतरीन आपने लेक्चर दिया। काफी कुछ चीजें मैंने भी पहली बार सुनी, क्योंकि पीडियाट्रिक्स पढ़े हुए एमबीबीएस में बहुत टाइम हो गया, तो काफी ऐसे बच्चे हमने भी हमारे प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ, और ये एक अच्छा सीखने को मिला कि काफी कंडीशंस जैसे आपने बताया कि 30-40% जो बो लेग्स है, नॉक नीज है, वो अपने आप एज के हिसाब से ठीक हो सकते हैं। क्योंकि एज अ पेरेंट्स जैसे माँ बाप को लगता है कि अरे बाप रे क्या हुआ, पर जब उनको ये पता चलेगा कि ये ठीक हो सकते हैं तो उनको काफी हौसला मिलेगा। तो बहुत ही बेहतरीन लेक्चर हुआ। थैंक यू डॉक्टर संदीप जी। मैं एक आपको प्रश्न पूछना चाहता हूँ और फिर डॉक्टर सौरभ भी पूछेंगे, क्योंकि काफी उनको ऑनलाइन क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी और वो भी पूछना चाहेंगे। पर जैसे हम ये बो लेग्स देखते हैं या फिर नॉक नीज देखते हैं, जैसे 7 साल 8 साल 9 साल हो गए, तो उसके बाद आप क्या क्या जांच करते हैं उनमें? ये जैसे आपने कुछ स्कर्वी का बताया, कुछ रिकेट्स का बताया, तो विदाउट ऑपरेशन अगर ये सीधे नहीं होते हैं तो कुछ मेडिसिन से कुछ ठीक हो सकते हैं, कुछ उनमें डेफिशिएंसी हो सकती है क्या, और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन इसके लिए आप करते हैं, और आप क्या एडवाइस करेंगे बो लेग्स खास करके और नॉक नीज में? ओके, बढ़िया प्रश्न है और काफी माँ बाप को यही प्रश्न पड़ता है। होता क्या है कि बच्चों में ग्रोथ स्पर्ट्स होते हैं। ग्रोथ स्पर्ट यानी जहां सडनली हाइट बढ़ती है। एक पहले साल में होता है जब आपका साइज डबल हो जाता है, फिर एक 4-5 साल स्लो ग्रोथ होती है, फिर अबाउट 7-8 साल आपने जैसे बताया 7-8-9 साल एकदम सेकंड ग्रोथ स्पर्ट होता है। जब भी सडनली ये नजर को आता है या नोटिस होता है कि अरे ये पैर तो टेढ़ा है या कुछ प्रॉब्लम है, तो जैसे मैंने बताया विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर होगी तो ये इस टाइम आपको पता लग सकती है कि कैचअप नहीं हो रहा है बच्चा और टेढ़ा बढ़ रहा है। तो हम लोग प्राथमिक टेस्ट जो करते हैं वो एक क्लिनिकल मेजरमेंट लेते हैं और एक्सरेज करवाते हैं। एक्सरेज करने के अलावा हमको कुछ ब्लड टेस्ट करवाने हैं और यूरिन टेस्ट करवाना होता है, जिसमें से हमको पता चलता है विटामिन डी लेवल्स क्या है, उनके अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल्स क्या है, अगर ब्लड ज्यादा एसिडिक तो नहीं है, क्योंकि रीनल रिकेट्स नाम का एक प्रकार होता है जिसमें ग्रोथ अगर बच्चा ठीक से खा भी रहा है लेकिन जेनेटिक एरर की वजह से हड्डियों में वो जमा नहीं हो पाता कैल्शियम जो आप खा रहे हैं, तो उसको करेक्ट करने के लिए फिर मेडिकल मैनेजमेंट हमें शुरू करनी है। तो हमेशा हम लोग मेडिसिन ट्रीटमेंट पहले शुरू कर ही देते हैं और फिजियोथेरेपी के साथ तकरीबन 1 साल हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि प्रगति किस तरफ है। अगर स्पॉन्टेनियस करेक्शन आ रहा है तो हम लोग ऑपरेशन ऑफर नहीं करते अनलेस जैसे मैंने बताया प्राथमिक तपास पे दोनों घुटने के अंदर या एड़ी के अंदर अंतर 10 सेंटीमीटर से ऊपर चलाया गया। अगर उससे ज्यादा टेढ़ा है तो बॉडी की क्षमता नहीं है बचे हुए 4-5 साल में उसको सीधा करने की, तो आप अंडर करेक्शन में रह जाओगे और फिर पैर टेढ़े लेके आप मैं आपसे एक सलाह दूंगा, आप अगर मॉल चले जाते हो तो जस्ट फॉर फन लोगों के पैर ऑब्जर्व करिए। आप देखोगे कि काफी सारे हमारे देश में नॉकनी वाले लोग ऐसे ही घूम रहे हैं विदाउट करेक्शन। और मींस मैं बोलना नहीं चाहता ये आगे चल के आपके ही पेशेंट होने वाले हैं जब उनका घुटना घिस जाएगा। तो ये मैल अलाइनमेंट जो है ये हम लोग बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। और मैल अलाइंड नी अगर होगा इन द एडोलेसेंट एज ग्रुप
और वो करेक्ट नहीं किया जाए तो आगे चल के उसमें अनइवन प्रेशर आने से वेयर एंड टेयर के चेंजेस जरूर आने वाले। अगर नॉक नी है तो पटेलोफिमोरल आर्थराइटिस, ELPS और एंटीरियर नी पेन। अगर वायरस नी है तो आपको मिडिल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस। अभी ये जनरेट होने में 20 साल लग जाएंगे, बट इवेंचुअली दे विल हैव टू अंडरगो ऑस्टियोटॉमी और रिप्लेसमेंट एट ओल्डर एज, and they are more prone for those conditions. Correct. Whereas if you diagnose early and pick them up early and at maturity make them straight, you may avoid these conditions. Excellent. So that is the thing. Clinical measurement, X-ray. अगर rotational problem है, जैसे मैंने आपको बताया कि घुमाओ, तो then we need a CT scan. So we do a torsional CT, hip and knee and ankle, कि कौन से bone कितने घूमे हुए हैं और derotation करने की जरूरत है कि नहीं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। एक छोटा सा प्रश्न और कि ये विटामिन सी की कमतरता से कुछ हो सकता है क्या डॉक्टर संदीप? हाँ, सो विटामिन सी से होता क्या है कि बच्चों की हड्डियां बहुत पतली हो जाती है, पेनफुल हो जाती है, और कभी कभी फाइशियल एपिफिसिस, जहां से हड्डी ग्रो होती है, मूल, वहां से डिसलोकेशन होता है। तो स्कर्वी जो है वो हमारे देश में रिकेट्स की तरह कॉमन नहीं है, क्योंकि हमारे सारे खाद्य पदार्थों में हम लोग नींबू का उपयोग करते हैं। हाँ, तो लाइम आप बहुत इजीली इंडियन फूड में हमेशा रहता है, तो रेयरली हमको कभी स्कर्वी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन बच्चों में कभी कभी जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, CP वाले या मेंटली डिस्टर्ब, जो अंडर नरिश्ड है, माल नरिश्ड है, या इंटीरियर्स में से आते हैं, उनमें हम लोग जरूर देखते हैं कि स्कर्वी भी होता है। सो उनमें टिपिकली ब्लीडिंग गम्स होते हैं, टेंडर बोन्स होते हैं, और एक्सरे पिक्चर में आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा कॉर्टिकल बलूनिंग एंड सब पेरियोस्टल हिमरेज दिखता है। तो ये स्कर्वी के निशान है, तो उससे हम लोग स्कर्वी का ट्रीटमेंट मेडिसिन है, मेडिसिन लेने से अगर देते हैं तो वो विटामिन सी से ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। सो हमारा रिकमेंडेशन होगा पराग सर के सारे बच्चों ने रोज 1 ग्लास लाइम जूस पीना चाहिए, बस। देन यू डोंट गेट स्कर्वी एट ऑल। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो आप सुनिए कि विटामिन सी की जरूरत है, और सबसे ज्यादा कंटेंट है जो लाइम जूस नींबू में है, तो वो आप बच्चों को जरूर देना। नींबू, संतरा, जिसमें सिट्रस है, आप सब यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। डॉक्टर सौरभ जी, आपके कुछ प्रश्न कुछ आए आपको कुछ पूछना है? Yes, sir. So we are getting a few questions. So I would like to ask my first question to Dr. Patwardhan. Divya Minocha, इनका ये सवाल है कि डॉक्टर पटवर्धन ने मोटापा और डिफॉर्मिटीज इसके बारे में बताया। तो बच्चों का ग्रोइंग एज में आइडियल वेट हम कैसे जाने, ये उनका सवाल है। सो मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ। आप वैक्सीन लेने आपके पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, जब बच्चा ग्रो हो रहा है तो उनके पास ऑलवेज एक हाइट वेट चार्ट होता है, और एक चार्ट में ऐसे मार्किंग होता है कि आपका बच्चा 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस के ऊपर है, नीचे है या अंदर है। सो इंसिस्ट कि आपके पीडियाट्रिशियन के पास जब हाइट और वेट किया जाए टू कंफर्म दैट ही इज इन आइडियल वेट कैटेगरी फॉर हिज हाइट, बिकॉज दे हैव द चार्ट्स एट व्हाट एज शुड बी द आइडियल वेट एंड आइडियल हाइट। सो दैट इज द इजीएस्ट वे, बिकॉज ऑल पीडियाट्रिशियंस in their files will have a height weight chart for age till 16. So age appropriate आपको weight मिल जाएगा, लंबाई कितनी है वो देख के, उससे बॉडी मास इंडेक्स भी पता चलता है। तो ये बढ़ती उम्र का हार्मोनल चेंज वाला प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया, फास्ट फूड, लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइट, पिज्जाज, बर्गर्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। एंड सारे बच्चे आजकल घर में बैठ के मोबाइल गेम्स और कंप्यूटर गेम्स और फोन पे खेलते हैं। धूप क्या है किसी को पता ही नहीं, और लॉकडाउन तो उसमें और डबल प्रॉब्लम हो गया कि अलाउड ही नहीं था जाना। सो ये 2 साल के पीरियड में अब जब लॉकडाउन खुल गया, मैंने इतना रिकेट्स देखा है, इतना ओबेसिटी देखा है। मेरे ही पेशेंट्स 20-20, 25-25 किलो बढ़ा के आए हैं। तो इट हैज बिकम रियली अ प्रॉब्लम। एंड जब वेट ज्यादा पड़ता है इन हड्डियों पे, डेवलपिंग एज में, तो वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ नॉक नी। You will always find a heavy girl with knock knees. Right. Okay. Thank you, sir. ये चाइल्ड ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। Yes. तो yes. उसके लिए आपका क्या सलाह है? जैसे अगर जो BMI आपने बोला, बोन मास इंडेक्स से पता चल गया कि मोटापा है, जो 25 के ऊपर अगर उसका है इंडेक्स, तो उसके लिए फिर कैसे? ये माँ पिताजी को लगता है कि नहीं, ये तो खाने की उम्र है, अभी इसको खिलाएंगे नहीं तो ये कैसे बड़ा होगा,
तो वो खिलाते रहते हैं, वो सुनते भी नहीं है। तो क्या आपकी सलाह क्या रहेगी पेरेंट्स को ज्यादातर कि कैसे ये ओबेसिटी, चाइल्ड ओबेसिटी विच इज अ ग्रोइंग प्रॉब्लम, इसको कैसे मैनेज करें? तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि ना हमारे यहाँ सोशल इशू है ये। दो चीजों का सोशल इशू मेरे प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ। एक, यानी लोगों को लगता है कि खाते पीते घर का बच्चा है, ये दिखना चाहिए। अरे खाते पीते, तो उनको लगता है कि इट इज अ साइन ऑफ एफ्लुएंस, विच इज हार्मफुल फॉर द चाइल्ड, बिकॉज दैट कॉजेज, लाइक डायबिटीज भी होता है बच्चों में बिकॉज ऑफ ओबेसिटी टाइप 2। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि उनका मोटापा नेसेसरली इज नॉट अ साइन ऑफ गुड हेल्थ, इट्स अ साइन ऑफ पुअर हेल्थ, बिकॉज बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है इन द ग्रोइंग एज, और रिलेटिव इम्बैलेंस शुरू हो जाता है, एंड दे स्टार्ट गेटिंग बैक पेन, नी पेन, फुट पेन, एज वेल एज डिफॉर्मिटीज। सो एक तो सोशली आप ये बंद कर दीजिए सोचना कि मोटापा इज वेरी गुड। सेकंड, मैं ये देख रहा हूँ पुराने जमाने में हमारी फैमिलीज बड़ी और जॉइंट हुआ करती थी, तो दादा दादी या किसी का तो नजर रहता था। अभी आईटी इंडस्ट्री इतनी बड़ी हुई है, और न्यूक्लियर फैमिली होने से या बाहर गांव से पेशेंट्स आते हैं, पूना में सेटल होते हैं, तो डे केयर सेंटर्स में बच्चे रहते हैं। तो वीकेंड्स में ना मैंने काफी बच्चों के पेरेंट्स को बिंज ईटिंग, बिकॉज ऑफ whatever they feel they are not paying attention to their child, so Saturday Sunday binge eating होता है। so बहुत ज्यादा कैलोरी रिच और कार्बोहाइड्रेट रिच पिज्जाज, पास्ताज, चीज, बर्गर्स। सो अपना फूड स्टाइल इंडियन के बजाय यूरोपियन होते जा रहा है। तो दैट इज एडिंग, सो आवर चिल्ड्रन हैव आल्सो स्टार्टेड लुकिंग दैट इफ यू सी अमेरिका, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज ओबेसिटी। एवरीबडी इज डबल एक्सएल और ट्रिपल एक्सएल साइज। सो वैसा अपने यहाँ भी ऐसे स्टोर खुलने लगे हैं। तो नेसेसरीली इट इज नॉट दैट वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग, लेकिन इट इज नॉट हेल्दी फॉर द हार्ट, द बोन्स, द ओवरऑल, मेकिंग योर चाइल्ड टू ओबीज। So once you find out he is not in appropriate, you should encourage that you cut down on carbohydrates. 45 minutes of sunlight between 11 a.m. and 2 p.m. That is also very important for us. Most people think हम लोग कच्ची धूप में सुबह 7 बजे जाएंगे टेकड़ी पे घूमने, पुणे में स्पेशली धूप खाने के लिए। वो धूप से विटामिन डी नहीं बनता। विटामिन डी कन्वर्जन के लिए स्किन में से इट हैज टू बी सनलाइट, यूवी रेज का जो बैंडविड्थ है दैट हैज टू बी बिटवीन 11 and 2. So 45 minutes of sunlight exposure between 11 and 2:30 is the ideal, at which time even adults are indoor in AC environment. So it's important कि सूर्य प्रकाश में कुछ एक्सरसाइज किया जाए, बाहर मैदानी खेल खेले जाए। स्विमिंग, साइकिलिंग आर वेरी गुड because they are non-impact and they help you to burn fat. And proper diet, I would say, अगर मदद चाहिए तो डायटिशियन, काउंसलिंग अवेलेबल है। आई थिंक संचेती में भी अपना डिपार्टमेंट है, तो वो सलाह ले सकते हैं ताकि पोस्चर सुधारा जाए, वजन कम किया जाए और ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। चाइल्ड ओबेसिटी इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, और उसको जैसे आपको नजर आता है उसके ऊपर आप कुछ कीजिए। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग द वेट, यू नो, और डाइटिशियन जैसे संदीप जी ने कहा वो अवेलेबल है, एडवाइस आप ले सकते हैं। और ऐसे नहीं कि उसको पूरा ही खाना बंद करना है, देयर इज वेज टू कट डाउन द फूड। और जो बिंज ईटिंग या वीकेंड ईटिंग बोला है वो कम कर सकते हैं। एक थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, और एट द सेम टाइम एक्सरसाइज जो है, आजकल हम घर के बाहर ही नहीं जाते, तो वो होना चाहिए। दैट इज, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू संदीप जी। Dr. Saurabh, और कोई क्वेश्चन है? So I had a question. So we have been discussing quite a lot about external factors and variables जिसके वजह से deformities होते हैं। Weight gain हो सकता है, malnourishment, malnutrition हो सकता है। Are there any genetic predisposition for these deformities and problems what parents should look out for or should know about? So that's an interesting question, because when you talk of genetic issues, no, there are two aspects to it. One is genetically transmitted diseases. Right. Second is what we call as a family predisposition. Right. My uncle also had bonies, I also have bonies. That is something what we call as a constitutional issue. Right. It is true that the family may be carrying a gene which predisposes to such a body structure. It has been there in generations. But the earlier generations did not have access to treatment or accepted it as part of being family problem. Right. Today you have solutions which can modulate growth, like I showed you. Right. Like earlier, did you ever wear braces? You accepted iske daant tede hai.
till you start getting cheek bites. So when you accepted that you can modulate the growth of your jaw and the teeth so that they come better, not only cosmetically, similarly, you can modulate growth of the skeleton. True. To make it straighter. It's not necessary family में है बोल के छोड़ देने के लिए. If it is going to cause problems, you know that it is going to cause problems. Right, And then, of course, the genetically transmitted like renal rickets, Ellis-Van Creveld syndrome, all these syndromes are associated with skeletal dysplasias, with abnormal growth of bones. So they will need monitoring till they are 16 and maybe more than one surgery for deformity correction and lengthening as required. Right. Because they will cause functional issues and damage to the skeleton. राइट सो मेरा पूछने का मतलब ये था कि अगर कोई ऐसा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है तो ये पेरेंट्स को और ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, कंसल्ट और जल्दी सीख करना चाहिए, बिकॉज़ देयर इज उसमें डोंट ऐड द एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ ओबेसिटी. ऑफ कोर्स राइट, आई अंडरस्टैंड. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज फ्रॉम शंतनु बैनर्जी. ही इज सेइंग कि टॉर्शन जो पटवर्धन सर ने जो टेस्ट दिखाया है टॉर्शन का, वो क्या एज पे बच्चों में चेक करना चाहिए, एंड व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेकिंग दैट? डू वी चेक दैट रिपीटेडली? No, if you are having that a child having a in toe or an out toe gait, then you check the torsion by putting him on his stomach and looking at the foot and the thigh rotation. And once in 6 months is good enough. Because see, all these things will change with growth. So you can make a marking or a measurement on day one, and these are all observational investigations. There is no X-ray required initially. Over a period of 2 to 3 years, if there is a regression or improvement, then you just do nothing. If it is worsening or not changing, then we might consider X-rays or torsional CT scans. Right. So once in 6 months is good enough for torsion. Okay. So the next question is from Mrs. Deepa Negi. उनका just a second. मेरी लड़की 7 साल की है और उन्हें ऑलरेडी ग्रोथ मॉड्यूलेशन की सर्जरी सजेस्ट की गई है क्योंकि उसके पैर टेढ़े हैं, बट हमें ये डाउट है कि ग्रोथ मॉड्यूलेशन की वजह से उसके ओवरऑल हाइट ग्रोथ पे क्या असर पड़ेगा? So growth modulation से overall height पे कोई फर्क नहीं पड़ता. There is no change in the overall height because we are going to control growth only at one growing end of the bone, whereas the height is controlled by growth of spine, growth of hip, growth of tibia, femur. So depending on बोलेगे क्या knock knee, it is just at one site that we are modulating. Second, we are not compressing it. We are putting a clip to slow down growth, and opposite side is still growing. And that growth will help correction. So they will not end up being short because you did growth modulation. You shouldn't worry about overall height at all. Okay, Right. Thank you so much. Unless you do it for correction of limb length discrepancy, where intentionally we will make sure that the growth is destroyed. Right. So this growth modulation doesn't destroy growth. That is the advantage. मेरे को इसी के बारे में एक पूछना था संदीप सर कि ये ग्रोथ मॉड्यूलेशन आपने आपके लेक्चर में बताया कि एक नई टेक्निक है. पहले हम हड्डी कट करके उसको सीधा करते थे, पर अभी ये ग्रोथ मॉड्यूलेशन छोटा सा माइनर ऑपरेशन जैसे आपने बताया वो कर सकते हैं. पर ये क्या एज तक कर सकते हैं? ये कभी भी कर सकते हैं क्या? उसका कोई लिमिट है कि ये एज के बाद उसका सक्सेस रेट कम होता है, ये एज में सक्सेस रेट ज्यादा, ऐसे कुछ है? Yes, very nice question. So the thing is that for growth modulation to be successful, कम से कम 2 years of growth has to be remaining. Okay, so what happens is if you do growth modulation, see हम लोग कब ऑफर करते हैं जब distance is between over 10 centimeters. So अगर डिफॉर्मिटी ज्यादा है और आगे की ग्रोथ कम है, करके अंडर करेक्ट होगा या नहीं होगा फायदा, तो ये कैसे जाना जाए? तो उसमें 2 चीजें हैं. वन इज व्हाट वी कॉल एज बोन एज. हमेशा बाय बर्थ आपका बच्चा 9 साल का आप बोलते हो, लेकिन आपके हड्डियां शायद 11 साल की है, बिकॉज हार्मोनली आपकी बोन्स माइट बी ग्रोइंग फास्टर देन द ओवरऑल क्रोनोलॉजिकल एज. सो इसलिए हम लोग वो एल्बो एक्सरे लेते हैं. एल्बो एक्सरे में कुछ पॉइंटर्स है जो बता सकता है कि हड्डियों की ग्रोथ बची है या नहीं बची. उससे हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप में ग्रोथ मॉड्यूलेशन सक्सेसफुल होगा, पार्शियली सक्सेसफुल होगा या होने नहीं वाला है. और लड़की है तो मेनार्की यानी पीरियड शुरू हुए या नहीं हुए. और ये मिसकॉन्सेप्ट है कि पीरियड्स 13 साल के बाद होते हैं. विद गुड न्यूट्रिशन
आजकल 9 साल के बाद भी बच्चों में हम लोग देख रहे हैं कि लड़कियों में पीरियड शुरू हो जाते हैं 9, 10, 11। सो एक बार पीरियड शुरू हो जाते हैं तो लड़कियां रैपिडली ग्रो होती है 1.5 साल 2 साल, और फिर ग्रोथ बंद हो जाती है। तो अगर वो मेनार्की होने के बाद 6-8 महीने के बाद मेरे पास आए और अगर उसका डिफरेंस इज 25 सेंटीमीटर्स, growth modulation will not correct it. So I might say that wait for a year, then we will do osteotomy. और I want the family that ये अंडर करेक्ट होने वाला है, जितना होता है देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ग्रोथ के ऊपर निर्भर है। अगर और थोड़ी रैपिड ग्रोथ है और पूरा हो गया आप लकी हो, लेकिन बचेगा तो एडिशनल ऑस्टियोटोमी लग सकती है, सेकेंड ऑपरेशन। सो कुछ फैमिलीज बोलते हैं विल टेक द चांस, और सम से विल वेट एंड डू द ऑस्टियोटोमी लेटर। Correct. Okay. Parag sir, my next question was to you. So we have always talked about sports injuries and ligament injuries के बारे में हमने बहुत बार बात किया है in adults. क्या बच्चों में भी ये ligament injuries होते हैं और उसके लिए भी surgical corrections, या because I have seen a case जहाँ 12 साल के बच्चे को ACL reconstruction किया गया था. So does that happen? How common it is and how different the treatment is compared to an adult? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा डॉक्टर सौरभ आपने। तो ये जो ACL इंजरीज होती है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरीज, ये हम बच्चों में भी आजकल देखते हैं, खास करके जो एडोलेसेंट एज ग्रुप हम बोलते हैं, ये 10-11 साल से 14-15 साल तक ये देखते हैं। तो इसमें हमेशा पेरेंट्स का एक प्रश्न होता है कि अगर हम ये ऑपरेशन करते हैं तो क्या उसमें ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकता है, और ये अभी करना चाहिए क्या? जैसे डॉक्टर संदीप जी बता रहे थे कि ग्रोथ एक कंप्लीट हो जाती है 15-16 साल में, और उसके बाद ऑपरेशन करें। तो दिस इज ऑलवेज अ डायलेमा। मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर हम वो ऑपरेशन नहीं करते हैं एडोलेसेंट एज ग्रुप में, तो एक चांस होता है कि बार बार वो बच्चा गिर सकता है, उसका घुटना अनस्टेबल रह सकता है। तो देयर इज अ चांस ऑफ रिपीटेड इंजरीज विच कैन कॉज, उसके कार्टिलेज खराब हो सकता है, मेनिस्कस आगे टेयर हो सकता है। तो हमेशा मेरा एडवाइस ये है कि ये ऑपरेशन आप करा लीजिए, और ये ऑपरेशन करने की अलग टेक्निक होती है। जो एडल्ट्स में जो एक ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद हम ऑपरेशन करते हैं, कि जो ग्रोथ प्लेट बोलते हैं, कि जहां से हड्डी ग्रो होती है, वो डैमेज होने का कोई चांस नहीं होता है, बिकॉज द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इज कंप्लीट। पर बच्चों में जब से एडोलेसेंट एज ग्रुप में अभी भी उनकी ग्रोथ बचती है, अभी भी ग्रोथ बाकी है। अगर हम वो ग्रोथ प्लेट को डैमेज करते हैं, ACL जब रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करते हैं तो बोन में टनल्स करने पड़ते हैं, तो वो टनल्स करते हुए अगर वो डैमेज हो गया तो उसकी ग्रोथ एक साइड में कम हो सकती है। तो देयर आर न्यू टेक्निक्स विच कैन अवॉइड द डैमेज टू द ग्रोथ प्लेट एंड स्टिल वी कैन डू अ सक्सेसफुल ACL सर्जरी। तो ये कर सकते हैं और ये करना चाहिए, एंड वन शुड नॉट वेट टिल द ग्रोथ इज कंप्लीट। ये मेरा कहना है। संदीप सर, आपका कोई ओपिनियन है इसके बारे में? आई एग्री, बिकॉज आजकल क्या हो रहा है, बिकॉज वी आर सीइंग दैट यंग कॉम्पिटिटिव एथलेटिक एक्टिविटी हैज इंक्रीज्ड inter school, inter state, and from that, even from the Prime Minister, there is a lot of boost to sports culture in the country with IPL, with the gold medals that we are winning. And unless it starts at a very young age, we will not be able to train more athletes. So in the young growing skeleton, it has to be a fine balance between doing the right amount of exercise and treating the injuries in time, if you want to produce a good quality athlete with appropriate muscle toning, training, and repair, I would say. So young athletic sports physiotherapy is also important. Intervention, like Parag sir said, of instabilities, ACL, PCL, MCL happens in young adolescent because ये transition age है, 12 से 16, जहाँ neither you are adult nor you are child, but you are trying to do activity which like an adult, but your skeleton is not yet fully matured. So injuries, if you say that you leave them alone, या बाद में करेंगे, they will end up disabled and will be out of competitive sport. So they will lose that chance for getting into a higher level of competition. So it's important कि आपको ये treat करना है। risks काफी minor है या minimum है, because growth plate जैसे मैंने बताया, ये adolescent age group में growth खत्म होने आ रही है। So बहुत ज्यादा height बढ़ना is not a big deal. और इन एडिशन टू दैट, लाइक पराग सर से, जब तक टनल के अंदर ग्राफ्ट है, साइड से सिमेट्रिक ग्रोथ होती है। अगर वो ग्राफ्ट नहीं होगा तो फ्यूजन होके फिर डिफॉर्मिटी हो सकती है, अगर ग्रोथ अरेस्ट बाहर हो गया। सो व्हेन देयर इज अ टनल विद अ ग्राफ्ट, वहां ग्रोथ अरेस्ट नहीं होता है। सो
करना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए एक्टिवली एग्रेसिवली इफ यू वांट टू परस्यू कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट. Right. Okay. My next question is from Mrs. Archana Shastri. So, my daughter is 11 years of age, and she has been diagnosed with jumper's knee. She is a badminton player. Yeah. So, what are the treatment options right now, and can she continue playing badminton? So, jumper's knee is essentially an overuse syndrome. Like I said, in athletes, upper end of patella, where the quadriceps tendon is attached to the patella. Again, if there is a lot of training happening and that is causing inflammation, then she will have pain on activity. So a short period of rest, ice, proper muscle training, therapy, some knee support, but essentially conservative treatment. And it is self-limiting. She will grow out of it when she becomes mature. So it's not a permanent problem. But she will have to learn how to adapt her sport so that she is not disabled or in pain. So it will be a fine balance of training, treatment, and rehabilitation. But of course, she can continue. If she is very good, she should. Right. And this will not lead into some future no. That's why it's self-limiting. Or when something does not. No, usually, very, very, very rarely. I have had in 25 years only 1 or 2 athletes where I had to excise a loose fragment. Right. Because of Osgood-Schlatter loose body, which caused them pain. But that, like I said, in 25, 26 years, only 1 or 2, hardly ever. I think they were wrestlers and they couldn't do that mat activity. You see, the starting position is on the mat. True. When they do wrestling. So when they used to go on the mat, like in the namaz position, it used to hurt. Right. So it was a real functional requirement for that athlete that it should be pain-free. So then we had to surgically excise the ossicles. Okay, all right. Thank you so much, sir. Parag sir, you want to add something to that? हाँ, मेरे पास 2 और प्रश्न है. एक तो जैसे आपने ये जंपर्स नहीं कहा, दूसरी एक जो कंडीशन आप थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र किया कि ऑस्गुड-श्लैटर्स डिजीज, जो घुटने के वहां एक थोड़ा सा स्वेलिंग जैसे दिखता है. तो मैंने काफी पेशेंट्स ऐसे देखे हैं ऑस्गुड-श्लैटर्स डिजीज जो बहुत अक्यूट पेन से आते हैं. तो इनमें कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है क्या? कुछ इंजेक्शन दे सकते हैं क्या? जैसे आपने जंपर्स नी के बारे में बोला, रेस्ट और ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है और अपने आप थोड़े महीनों में ठीक हो जाएगी. तो ये ऑस्गुड-श्लैटर्स डिजीज क्या है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, आप बता सकते हैं संदीप सर? Yes. So again, like Parag sir ने मेंशन किया कि Osgood-Schlatter डिजीज ये नडगी यानी टिबिया के अपर एंड में जहां पटेला का टेंडन बोन को ज्वाइन करता है, वहां पे जब ग्रोइंग एज है तो वहां ग्रोथ हो रही है, वो बोन में ब्लड सप्लाई ज्यादा है और वो सॉफ्ट है बिकॉज ग्रोथ इज हैपनिंग. उसमें आजकल आप देख रहे हो सब लोग रोनाल्डो फैन है, मेसी फैन है, सब जाके सॉकर खेलते हैं. स्पेशली बॉयज यू विल सी मोर देन गर्ल्स फॉर Osgood-Schlatter. सो बॉल किकिंग एक्टिविटी से पटेला पे एक्सेंट्रिक लोड आता है और काफी रेपिटेटिव इंजुरी होने से इन्फ्लेमेशन, पेन जब शुरू होता है दैट मीन्स इन्फ्लेम हो गया है. So you have to stop the sport for a week, 10 days, ice, anti-inflammatory medication, and after that proper training, rehabilitation, knee braces or knee caps, and you will get back. Permanently छोड़ने की जरूरत नहीं, और जब मैच्योरिटी आ जाएगी ये बंद हो जाता है, जब फ्यूज हो जाता है. लेकिन सर्जरी रेयरली लगती है. इंजेक्शन, स्टेरॉइड इंजेक्शन आई वुड डेफिनेटली नॉट एडवाइज बिकॉज ग्रोइंग चाइल्ड है और टेंडन रप्चर हो सकता है अगर ज्यादा उधर स्टेरॉइड दिया जाए तो. हीलिंग के लिए अगर रेपिटेटिव एपिसोड्स है तो आजकल प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शंस लोग कंसिडर कर सकते हैं. वैल्यू इज इक्विवोकल, यानी ऐसे बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है लेकिन हेल्प करता है, हीलिंग में हेल्प करता है. सो आप यूज कर सकते हो अलॉन्ग विथ रेस्ट इफ रिक्वायर्ड फॉर अर्ली रिकवरी. दैट्स अबाउट इट. बट इट्स सेल्फ लिमिटिंग, यू नीड नॉट वरी दैट लॉन्ग टर्म में कुछ होगा. लाइक आई सेड, मैच्योरिटी के बाद अगर लूज फ्रैगमेंट है जो बॉदरसम है और आपकी एक्टिविटी इन्वॉल्व्स नीलिंग और किकिंग एंड इट हर्ट्स रियली बैडली, देन वी कैन एक्सरसाइज दैट लूज पीस. करेक्ट. डॉक्टर सर, अब 2 और प्रश्न है, क्या टाइम है अपने पास? यस सर. सो लास्ट 2 क्वेश्चन, 4 मिनट्स. एक पेशेंट था डॉक्टर संदीप जी मेरे पास कि एवरी टाइम वो घुटना बेंड करके सीधा करता था, ऐसा क्लंक आता था, आवाज आता था घुटने में, खास करके बाहर के साइड में. करेक्ट. तो ये ऐसे बच्चों में मैं कई बार देखता हूँ, तो ये क्या होता है और इसका कोई ट्रीटमेंट है? ये घुटना बेंड करते क्लंक ऐसे आवाज आता है, Absolutely. क्या कंडीशन है?
आपने जैसे सही पहचाना या देखा है कि ये अपने घुटने के अंदर 2 कुशन्स होते हैं जिसको हम लोग मेनिस्कस कहते हैं, चकती। हाँ वो चकती जो है वो सेमी ल्यूनार या सेमी सर्कुलर होती है, वो पेरिफेरी से घुटने को सपोर्ट देती है, लेकिन सेंटर में हॉलो होना जरूरी है ताकि नी का जो ऊपर का हड्डी है, थाई बोन, वो रोल हो सके। कुछ बच्चों में पैदाइशी ये चकती जो है वो कैरम की वो सोंटी की तरह पूरी थिक होती है, जिसको बोलते हैं डिस्कॉइड मेनिस्कस। इंस्टेड ऑफ बीइंग सेमी सर्कुलर दे आर थिक, फुल थिकनेस मेनिस्कस। तो ये घुटना जब उस पर रोल होता है, बड़ी उम्र होने के बाद बच्चे जब खेलकूद शुरू करते हैं, छोटेपन में वो ध्यान में ही नहीं आता, बड़े होने के बाद जब वो क्लंकिंग साउंड आने लगता है या कभी कभी ये फ्रिक्शन से फट जाता है। सो टेयर होने के बाद बच्चे आते हैं लॉक नी लेके और आवाज आ रहा है खटखुट खटखुट, तो एक्सरे काट के एक्सरे में दिख सकता है कि गैप अनइवन है, लेकिन एमआरआई डायग्नोस्टिक है। और उसके बाद हम लोग काफी देखते हैं, फिर मैं पराग सर के पास भेज देता हूँ, क्योंकि फिर उसको 6-7 साल में भी आर्थ्रोस्कोपी करके उसका जो थिक पार्ट है, फ्लैशी पार्ट है, वो निकालना पड़ता है, नहीं तो डैमेज बढ़ सकता है घुटने में, तो उसको रीशेप करते हैं मेनिस्कस को। सो दैट इज रिक्वायर्ड। सो ये लैटरल मेनिस्कल क्लंकिंग या क्लिक होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। कहीं पेशेंट मेरे पास आते हैं संदीप सर की, वो बोलते हैं कि मेरे बच्चों की हाइट बढ़ा के दो, कि वो देखते हैं कि एक भाई बहन बहुत लंबा है, दूसरा भाई बहन छोटा है, तो आप क्या करो? तो मैं कुछ उनको कैल्शियम की दवाई देता हूँ, कुछ विटामिन देता हूँ, पर वो बाद में वापस आते हैं 6 महीने, कुछ फर्क नहीं पड़ा डॉक्टर, कि हमने पढ़ा इंटरनेट पे कि हाइट बड़ी हो सकती है, कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसे जो बच्चे आते हैं कि जो हाइट बढ़ाने के लिए पीछे लगते हैं, तो क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये हम लोग फेस करते हैं ओपीडी में। और इसमें मेरे हिसाब से मेरा जो दृष्टिकोण है मैं आपको बताता हूँ, पर्सनल दृष्टिकोण बताता हूँ, थोड़ा लीगल इशू भी बताता हूँ। क्योंकि मेडिकली अगर आपको कोई जेनेटिक बीमारी है जिसमें एक पैर छोटा एक पैर लंबा है, तो उसमें हम लोग रशियन इलिजारोव टेक्निक यूज करके छोटा पैर लंबा या लंबा पैर छोटा कर सकते हैं, हम लोग रूटीनली करते हैं। ये हम लोग बैलेंसिंग के लिए कर रहे हैं, इट इज थेराप्यूटिक। और अगर बच्चा ड्वार्फ है तो यूएस में या कहीं पे काफी जगहों पे ना हाइट क्राइटेरिया होता है, एक 4 फीट 8 इंचेस या 4 फीट 10 इंचेस बार होता है, जिसके ऊपर से अब जा सको तो वहां पे, स्पेशली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डिज्नीलैंड जाना है तो देयर इज अ बार कि इसके हाइट के ऊपर के बच्चे ही जा सकते हैं, नीचे है तो नहीं जा सकते। तो देयर पीपल वांट देयर हाइट टू बी एटलीस्ट अ सॉर्ट ऑफ अ मिनिमम, so that they can wear 2-inch high heels and appear normal, because it improves their self-esteem. They feel good about themselves. So usually we avoid cosmetic lengthening because in India there have been adverse legal implications of doing cosmetic lengthening because it's a matter of consent also. Sometimes what happens is that the child adolescent age group tricky hai. Parents may want the height to be increased without understanding that there is a lot of complications involved. When it is a medical lengthening, you are willing to take the risks or minor complications that may happen. But perfectly normal child who is about 5 feet 1 inches, if you come and say that make me 5 feet 7 inches, it is just not possible. And the surgery, technically it is possible, but the surgery involves 2 years of your life with scarring and a lot of complications which you should be ready for. And if there is a complication, medico-legally, it is very difficult to justify a cosmetic lengthening. When there is a medical reason, it's fine. You would rather send such normal people away saying that don't do it. I discourage cosmetic lengthening, frankly. And whereas medically, when there is a condition which needs to be lengthened, a short dwarf who needs to be at least a certain limit. Second, you have to understand there is a limitation to amount of lengthening. In a single sitting, in a single segment, like femur or tibia, you cannot do more than 3 inches, which is about 7 centimeters. And that takes about 8 to 9 months with the fixator, plus there may be complications which you have to manage, small or major or minor. So if all the risks are understood and you are willing, then we can give you 3 inches more. Okay, in one sitting. You cannot say कि 5'1" को 5'7" बना के दो। सेकेंड, अगर आपके ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो चुके हैं तो कितना भी कैल्शियम लो, अभी हाइट नहीं बढ़ने वाला। सो
it is better sometimes to accept your genetic makeup and God's will that this is how it is, and rather be painless with whatever you have. I think all the big things in life have been done by short people like Napoleon or even Hitler. So it's height is not the criteria every time. I would rather say 3 inch के high heels खरीद लो rather than undergoing surgery. करेक्ट, कंप्लीटली अग्री विथ यू। और बहुत अच्छे से आपने समझाया कि ये पेरेंट्स जो आते हैं तो वी शुड डिस्करेज देम। यस सौरभ जी, अभी आई थिंक समय थोड़ा हो चुका है। Thank you so much, Dr. Patwardhan and Dr. Parag, for giving your valuable time. It was a really lovely conversation. I got to learn so much more today about pediatric orthopedics and क्या deformities होते हैं, क्या problem होता है, और ये हर चीज के लिए with technological advances हर चीज के लिए उपाय है, हर चीज के लिए treatment options है. And I'm sure that same thing our audience has learned quite a bit about this. पटवर्धन सर के प्रेजेंटेशन में उन्होंने जिस तरह से अलग अलग सिंपल टेस्ट बताए जो हर कोई पेरेंट घर पे अपने बच्चों के लिए करके देख सकता है, तो जो पैनिक एंड पैरानोया होता है पेरेंट्स में, अरे मेरा बच्चा सही चल रहा है कि नहीं, इसके लिए ये सिंपल टेस्ट उनको जरूर हेल्प करेंगे टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज नॉट, एंड व्हेन टू सीक मेडिकल कंसल्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सर इधर मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ, जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट, फॉर द पेरेंट्स, स्टॉप कंपेयरिंग योर चाइल्ड विद द नेक्स्ट नेबर्स चाइल्ड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये स्कूल में जाने के बाद ना, इसका 3 साल का बच्चा ये हाइट इतना कैसा, मेरा ऐसा कैसा। हर आदमी का जीन अलग है, हर आदमी का मेकअप अलग है, हर आदमी का न्यूट्रिशन अलग है, हर आदमी का रेट ऑफ ग्रोथ अलग है। सो काफी मेंटल स्ट्रेस कम होगा टू यंग मॉम्स एंड यंग डैड्स if you stop comparing how your child looks compared to the next door child. It is going to be different. We are not carbon copies of each other. True, sir. And that is not just healthcare. It is, I guess, all around life advice for all the parents out there. Yeah. So thank you so much once again for this informative and very interactive and lovely sessions, Dr. Patwardhan and Dr. Parag. Thank you so much for coming here. And to all our audience watching us, I hope you got a lot of learning from our today's episode. आज हमने अलग तरीके से मीट द नी एक्सपर्ट का ये एपिसोड करने का कोशिश किया। आप लोग को अगर ये पसंद आया है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट नेक्स्ट टाइम हम ऐसा ही कुछ अलग कर सके, वेयर डॉक्टर पराग एंड अनदर एक्सपर्ट फ्रॉम अनदर फ्रेटर्निटी वी कैन ब्रिंग ऑन एंड हैव अ मोर इंटरैक्टिव डिस्कशन। Thank you so much. Thank you, Dr. Saurabh ji. I want to thank Helios for bringing this program to us, and also want to thank you for anchoring it so well. Also want to mention Ortho TV. Ortho TV के द्वारा भी ये program कई लोगों के पास जा रहा है, तो thank you Dr. Ashok Sham for giving us a good platform through Ortho TV. And last but not the least, want to thank all staff, back support from Rahul Chobe for this program, and Dr. Sandeep ji, excellent program. बहुत अच्छी information हमको मिली, हम आपको फिर से बुलाना चाहेंगे और ये ऐसे episodes में। Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Dr. Parag and the entire team. Thank you. Thank you so much. Have a good evening. You too, sir.